हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस एकेडमी चंडीगढ़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक 5 मिनट सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और जब भी हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और इन दोनों के बीच में जो टसल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो आज की वीडियो में हम इसी टसल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो इसके साथ रिलेटेड है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो इसके साथ रिलेटेड है। सो वन बाय वन हम उन सबको डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड बेल आइकन को प्रेस किया है, जो कि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। नंबर 1, डीपीएसपीज आर पॉजिटिव इन नेचर। वाई? क्योंकि डीपीएसपीज कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं गवर्नमेंट को जो कि उनको करनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। वाई? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं सरकार को, इट पुट लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी तरफ DPSPs are non-justiciable, but fundamental rights are justiciable. That is very important to know. Then DPSPs की अगर हम बात करते हैं तो it promotes social and economic democracy, but दूसरी तरफ fundamental rights promote करते हैं हमारी political democracy को। और अगर हम DPSPs की बात कर रहे हैं तो ये ओवरऑल कम्युनिटी की वेलफेयर की बात करते हैं, हालांकि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये खासतौर पे फोकस करते हैं इंडिविजुअल की वेलफेयर के ऊपर, इंडिविजुअल के अधिकारों के ऊपर। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और अगले ही साल 1951 के अंदर आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसको हमने डिस्कस भी किया प्रीवियस वीडियोस में। तो वहां पे सबसे बड़ा कंसर्न खड़ा होता है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। आंसर इज यस, बट वो अमेंड करने की पावर किस लेवल तक की है, तो उस पावर के ऊपर एक टसल खड़ी होती है, जिसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस आता है, दैट इज चंपकम दोराई रंजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। इसमें क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज को जब भी आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट सेड कि फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। तो मतलब डीपीएसपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, बट साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। लेकिन अगर डीपीएसपी के साथ कंपेयर करोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फंडामेंटल राइट्स। तो मतलब यहां पे बोल दिया गया कि जो डीपीएसपीज हैं दोज आर सब्सिडरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कभी भी उसके ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकेंगे। सेकेंड हमारे पास केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस ऑफ 1967। तो यहां पे क्या बोला जाता है कि जैसे पहले केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, इन कुछ सालों में कई सारे फंडामेंटल राइट्स को डिफरेंट अमेंडमेंट्स की मदद से क्या किया गया, अमेंड किया गया। और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके किसको इंप्लीमेंट किया गया, डीपीएसपीज को। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि जो हमने चंपकम केस में बोला था वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस में सरकार के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो वो गोलकनाथ केस में क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज। वैसे अमेंड कर सकते हो, लेकिन डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करोगे, ये बोला जा रहा है गोलकनाथ केस के अंदर। और यहां पे ये बात बोल के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही प्रीवियस जजमेंट, जो कि शंकरी प्रसाद केस के अंदर बोला था 1951 में, वही बात कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर है, तो उसको क्या कर दिया, एक तरीके से कंप्लीटली उसका उल्टा यहां पे स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। इसके बाद पार्लियामेंट का रिस्पांस आता है और पार्लियामेंट पास करता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर, जिसमें क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट की जो एब्सोल्यूट पावर थी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, उसको एक तो रिवाइव किया जाता है। यहां पे 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 क्लॉज 3। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या बोलता है, Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। तो उन्होंने बोला कि भाई आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करता है तो उसको आप आर्टिकल 13 की मदद से नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को हार्म करेगा, देन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू नलीफाई दैट
एक्ट और दैट लॉ। तो यहां पे क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उस लॉ की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है। एक और अमेंडमेंट आती है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है, 2 क्लॉजेज ऐड किए जाते हैं। एक आर्टिकल ऐड होता है, दैट इज आर्टिकल 31C। उसमें 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C जो कि दोनों डीपीएसपीज हैं, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 वाले फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट यहां पे बोला जाता है कि अगर ये चीज की जाएगी तो इसको किसी भी कोर्ट के द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है इस पॉइंट के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स नहीं कर सकती हैं। अब यहां पे आर्टिकल 39B एंड C है क्या, तो ध्यान से देखो 39B जो है वो बात करता है मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी के बारे में, कि वो इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। और 39C की जब हम बात करते हैं, ये बात करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो नहीं होनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट जजमेंट आती है, दैट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो तुम लोगों ने पहला क्लॉज बोला है अंडर आर्टिकल 31C कि ये वाला सेम क्लॉज जो हमने यहां पे डिस्कस किया कि 39B एंड C को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, दैट इज ओके। लेकिन जो तुमने सेकंड क्लॉज बोला कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप नहीं रोक सकते हो। लेकिन पहला क्लॉज जो आपने बोला 31C में, दैट इज ओके। इसके बाद क्या है, एक और अमेंडमेंट आती है 42nd अमेंडमेंट 1971, जिसमें क्या किया जाता है, आर्टिकल 31C का जो पावर था उसको और ब्रॉड कर दिया गया। उसमें बोला गया कि किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। पहले वो सीमित था सिर्फ आर्टिकल 14, 19 और 31 तक। अब इन्होंने बोल दिया किसी भी फंडामेंटल राइट को कॉम्प्रोमाइज करो किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मतलब क्या है, ये काफी ज्यादा डेट्रीमेंटल हो जाएगा। और इसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है फिर किसका, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इस तरीके से आप ब्रॉडन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 31C का जो यूरिसडिक्शन है उसके तहत आप किसी भी फंडामेंटल राइट को किसी भी डीपीएसपी के लिए अमेंड करने की पावर नहीं रख सकते हो, तो उस चीज को हटा दिया जाता है। बट साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और 19 ये सबऑर्डिनेट रहेंगे, मतलब इनको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है और किसी फंडामेंटल राइट के आर्टिकल को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। और साथ ही साथ बोला गया एट द एंड कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बेस्ड अपॉन द बेडरॉक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, दोनों के बीच में बैलेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ ही जो टसल है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको एंड करती है। और आज भी अगर आप देखोगे तो दोनों में बैलेंस बना के रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। That's it for today's video. I hope you like the information. So अगर आपको ये information अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much and best wishes.